हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 23 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है सिंचाई एवं पेयजल। और बच्चों, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य से संबंधित तथ्यों के बारे में। तो बच्चों, पहले वीडियो में हमने जाना राजस्थान के परिचय के बारे में, दूसरे और तीसरे भाग में हमने जाना जल संसाधन और सिंचाई के साधनों के बारे में। ठीक है बच्चों, भाग 4 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इसी कड़ी के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो बच्चों, उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक, और साथ में राजस्थान राज्य का एक रिक्त राजनीतिक मानचित्र, ताकि आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बहुत ही डीपली पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ में। बच्चों, हम जानते हैं कि राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। जी हाँ बच्चों, थार का मरुस्थल। बच्चों, उस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने से पहले एक वीरानी सी छाई हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहर जब वहां पहुंची तो वहां पर जो सूखी फसलें थी वो लहलहा उठी। और बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की मरु गंगा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी सब तथ्यों के साथ में हम शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत 3 परियोजनाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक का तो नाम आपको पता चल ही चुका है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार बच्चों, हम चंबल परियोजना के बारे में भी पढ़ेंगे और माही बजाज सागर परियोजना के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज भाग 4 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तार से। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हम विभिन्न टॉपिक्स के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय पर चर्चा करेंगे, फिर हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में बच्चों हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर का जो कार्य है वो कितने चरणों में हुआ। उसी प्रकार बच्चों, इसकी लिफ्ट नहरें, शाखा नहरें और इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, और जब हम इन सब के बारे में चर्चा कर चुके होंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया। तो बच्चों, शुरुआत करेंगे हम किसके साथ में? परिचय के साथ में, कि इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शाखाएं कहाँ तक है। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं मानचित्र पर। बच्चों, हम देख सकते हैं इस मानचित्र पर ये नदियों का मानचित्र है और स्पेशली हमने ये सिंधु रिवर जो तंत्र है उसको हमने लिया है। बच्चों, इस मानचित्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं सिंधु रिवर सिस्टम। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं उन 2 नदियों पर जिनका संबंध है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है सतलुज नदी और ये है व्यास नदी। ठीक है बच्चों, व्यास नदी जहाँ सतलुज नदी में मिलती है, यानी कि सतलुज और व्यास नदियों का जो संगम है वो कौन से राज्य में हो रहा है? पंजाब राज्य में हो रहा है। और पंजाब राज्य में एक स्थान है हरिके नामक। ठीक है बच्चों, हरिके नामक स्थान पर व्यास और सतलुज नदियों का संगम होता है। और बच्चों, इसी स्थान पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखेंगे सतलुज और व्यास नदियों का संगम होता है हरिके नामक स्थान पर और वहां पर एक बैराज बनाया है। और बच्चों, वहीं से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है ये भी लहलहा उठे और यहाँ पर भी जो सामान्य जीवन आ सके। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे इस मानचित्र के अंतर्गत। बच्चों, ये आपकी पुस्तक का मानचित्र है और आप इसे विशेष तौर पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी इंदिरा गांधी परियोजना इसी मानचित्र के माध्यम से ही समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कुछ भी रटना नहीं है आपको, केवल फैक्ट ही फैक्ट है और आपको उनको समझना होगा। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा हरिके बैराज। ठीक है बच्चों, हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग के बारे में। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है भाग के बारे में और चरण के बारे में। चरण के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं हरिके बैराज। ठीक है बच्चों, ये पंजाब में है। ये देखिए बच्चों, ये व्यास नदी और ये सतलुज नदी, ये व्यास नदी और ये सतलुज नदी का संगम यहाँ पर हो रहा है हरिके बैराज में। और बच्चों, हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, हम पढ़ भी भाग ही रहे हैं। ठीक है,
तो हरीके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ में एक स्थान है मसीता वाली हेड, यहाँ तक का जो नहर का भाग है इसे हम कहते हैं राजस्थान फीडर। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक का जो नहर का हिस्सा है उसे हम राजस्थान फीडर कहते हैं। और बच्चों, मसीता वाली हेड से लेकर यदि हम जैसलमेर के मोहनगढ़ तक चलें, ठीक है बच्चों, ये स्थान कौन सा है? जैसलमेर का मोहनगढ़ स्थान है। यहाँ तक का जो भाग है उसे हम कहते हैं मुख्य नहर। तो बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम दो भागों में बांट रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। राजस्थान फीडर हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड और मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक कौन सी ब्रांच मुख्य नहर कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इसकी अलग अलग लंबाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमने एक ओवरऑल परिचय दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ इस प्रकार की जो टेबल है यदि आप बना लेंगे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित सारे के सारे डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम देख सकते हैं यहाँ पर सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर हरीके बैराज पंजाब में स्थित है बच्चों ये स्थान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बच्चों इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग। बच्चों, हम भाग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका पहला भाग। बच्चों, हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक जो कि हनुमानगढ़ में है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान फीडर नहर है। ठीक है, राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो है पंजाब में 150 किलोमीटर, हरियाणा में है 19 किलोमीटर और बच्चों राजस्थान में है ये 35 किलोमीटर। और कुल मिलाकर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आप इन सबको जोड़ सकते हैं तो कितनी आ जाएगी? 204 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। तो राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी हुई? 204 किलोमीटर। और ये कहाँ से आए? हरीके बैराज से मसीता वाली हेड तक। एक बार हम मानचित्र पर चलते हैं और देखते हैं बच्चों, ये रहा हरीके बैराज से मसीता वाली हेड और कितनी लंबाई आ रही है इसकी? 204 किलोमीटर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक जो कि जैसलमेर में स्थित है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य नहर कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है मसीता वाली हेड और ये है जैसलमेर का मोहनगढ़ नामक स्थान। यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका भाग। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, भाग अलग है और चरण अलग है। तो हमने भाग के बारे में डिस्कस कर लिया। और बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण के बारे में कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कितने चरणों में बनाया गया। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 चरणों में बनाया गया है। यह भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत है। आपको किलोमीटर्स कहाँ कहाँ पर कितने कितने दिखाई देते हैं, आप इनको जोड़ लेंगे तो सारा का सारा जो मामला है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत क्या किया गया? प्रथम चरण में राजस्थान फीडर बनाई गई। ठीक है बच्चों, प्रथम चरण में क्या बनाई गई? राजस्थान फीडर बनाई गई और मुख्य नहर भी बनाई गई और वितरिकाएं भी बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि प्रथम चरण में 3 प्रकार के कार्य हुए, राजस्थान फीडर, मुख्य नहर और वितरिकाएं। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान फीडर की आपको लंबाई पता है कि 204 किलोमीटर है। ये प्रथम चरण में ही बन चुकी थी। ये देखिए बच्चों, ये राजस्थान फीडर जो कि हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक है, 204 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि हम मुख्य नहर की बात करें, हम मुख्य नहर के बारे में जान चुके हैं कि मुख्य नहर है मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। पर बच्चों, ये 445 किलोमीटर की जो लंबाई है ये एक साथ नहीं निर्मित हुई, यानी कि इसको चरणों में बनाया गया। ठीक है बच्चों, तो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर बनी और मुख्य नहर का कुछ भाग बना। और बच्चों, कहाँ तक बना? मुख्य नहर का एक स्थान है सतासर नामक स्थान, बीकानेर में एक जगह है सतासर, वहां तक मुख्य नहर बनाई गई। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मसीता वाली हेड से लेकर जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है और सतासर जो कि बीकानेर में स्थित है 189 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है बच्चों, तो 189 किलोमीटर का जो ये भाग है ये बनाया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बच्चों, ये 204 थी
प्रथम चरण की हम बात करें, प्रथम चरण में राजस्थान फीडर भी बनी और बच्चों ये सतासर नामक स्थान पर 189 किलोमीटर बनाई गई। ठीक है बच्चों, इसके अलावा वितरिकाएं भी बनाई गई और वितरिकाओं की लंबाई कितनी थी बच्चों? 345 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार के कार्य हुए प्रथम चरण में। राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ, मुख्य नहर का आंशिक भाग बना 189 किलोमीटर 189 किलोमीटर और बच्चों वितरिकाएं भी बनी 345 किलोमीटर की लंबाई वाली। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में राजस्थान फीडर का कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए यहाँ पर अब कुछ निर्मित नहीं हुआ है। और बच्चों मुख्य नहर में आगे की जो शाखा है सतासर से लेकर मोहनगढ़ तक, ठीक है बच्चों, ये सतासर से लेकर ये जो मोहनगढ़ स्थान है इसका निर्माण होना बाकी था, तो इसका निर्माण हुआ बच्चों 256 किलोमीटर में। ठीक है बच्चों, तो मुख्य नहर सतासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर की और इसकी जो मुख्य नहर की जो बची हुई शाखा थी उसका निर्माण हुआ। और बच्चों वितरिकाओं की जो लंबाई है यदि हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 5780 किलोमीटर की वितरिकाएं इसमें बनी। ठीक है बच्चों, वितरिकाओं का अर्थ इसके अंतर्गत क्या है कि यानी कि जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें इंदिरा गांधी नहर से जल को पहुंचाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के भाग अलग हैं और चरण अलग हैं। भाग के अंतर्गत 2 प्रकार की नहरें आती हैं, राजस्थान फीडर नहर और मुख्य नहर। और बच्चों चरणों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि राजस्थान इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसको हम कितने चरणों में बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम चरण में राजस्थान फीडर नहर, मुख्य नहर और वितरिकाएं बनी और द्वितीय चरण में बनी मुख्य नहर और वितरिकाएं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये ओवरऑल एक पिक्चर है किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसमें लिफ्ट नहरें भी हैं और इसकी कुछ शाखाएं भी हैं जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन बच्चों ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि आप इसे बना लेते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित बहुत सारे जो तथ्य हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये रहा हरिके बैराज नामक स्थान, ये रहा बच्चों मसीता वाली हेड, यहाँ पर है बच्चों सतासर नामक स्थान और बच्चों ये है मोहनगढ़। और बच्चों मोहनगढ़ से आगे इसकी जो प्रस्ताव है वो कहाँ तक है? गडरा रोड तक है, इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और बच्चों इसके आगे भी एक प्रस्ताव है कि इसको कांडला बंदरगाह तक भी बढ़ाया जाना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम लिखेंगे राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, यह परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी और इसे प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा मरुगंगा भी कहा जाता है ना बच्चों। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बिल्कुल वीरानी थी, किसके अभाव में? जल के अभाव में। और यदि ऐसी परिस्थितियों में यदि वहां पर जल पहुंच जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां का जीवन ही बदल गया। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे, पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर था, लेकिन बच्चों श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री है उनके याद पर इसका नाम क्या रखा गया? इंदिरा गांधी नहर हुआ। और बच्चों कौन सी तारीख को? 2 नवंबर 1984 को। ठीक है बच्चों, तो आपको ये डेट से याद रखनी है कि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। और बच्चों राजस्थान नहर का जो उद्घाटन है वो हुआ था 31 मार्च 1958 को। ठीक है बच्चों, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आप जान चुके हैं कि पश्चिमी भाग में सिंचाई प्रदान करना, पेयजल, पशुपालन और मत्स्य पालन और अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराना है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको लिखनी आनी ही चाहिए। इसे बनाने का सुझाव सन 1948 में बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। जी हाँ बच्चों, तो ये जो प्रस्ताव है वो किसका था? इंजीनियर कंवर सेन का। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और आप इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? रावी व व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लेना था। बच्चों केंद्र सरकार की स्वीकृति मिली और 1952 में सतलुज व व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का काम शुरू हुआ। हरिके बैराज से बाड़मेर में गडरा रोड तक नहर का लक्ष्य रखा गया है, जिससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू व नागौर को जलापूर्ति हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये पश्चिमी राजस्थान के वो जिले हैं जहां पर पहले जल का अभाव था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर आ जाने से अब यहाँ पर बहुत ही सामान्य जनजीवन हो चुका है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे फीडर नहर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक का जो भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं, राजस्थान फीडर कहते हैं। तो बच्चों, फीडर नहर एक ऐसी नहर होती है जिसका जल उपयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो हरीके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक का जो ये भाग है जिसे हम राजस्थान फीडर कहते हैं, इसमें अन्य कोई शाखाएं नहीं निकली हुई है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर इस नहर के जल का उपयोग कर सके। ठीक है बच्चों, तो इस जल का उपयोग कोई भी नहीं कर सकता है। इस नहर का उद्देश्य क्या है कि ये हरीके बैराज से राजस्थान में जल को प्रवेश करवा देगी। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे किसी नहर का एक ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसे फीडर कहते हैं। यानी इस जल को कब उपयोग में लाया जाता है, जब ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है मसीता वाली हेड के बाद में। ठीक है बच्चों, फीडर सहित यहाँ पर हम राजस्थान फीडर की बात कर रहे हैं। राजस्थान फीडर नहर सहित मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है। बच्चों याद है आपको, राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। ठीक है, और वितरिकाओं की लंबाई कितनी है, लगभग 9060 किलोमीटर। बच्चों इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब ये परियोजना पूरी होगी तो ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इनमें से लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है और नहर का अंतिम छोर वर्तमान में गडरा रोड तक है। ठीक है बच्चों, गडरा रोड कहाँ है, जैसलमेर में है। और बच्चों इसे आगे गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़कर इसमें छोटे जहाजों व नावों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक परिचय था, इसका हमने प्राप्त कर लिया है। हमने ये जान लिया है कि इसके कितने चरण हैं, कितने भाग हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आ जाते हैं हमारी टेबल पे। तो हम परिचय के बारे में जान चुके हैं और भागों के बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके चरण के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं इसको अलग से। ठीक है बच्चों, तो इस परियोजना को 2 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण में 3 प्रकार के निर्माण कार्य हुए। राजस्थान फीडर नहर बनी, ठीक है बच्चों, मुख्य नहर बनी और वितरिकाएं बनी। फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर है और मुख्य नहर 189 किलोमीटर, यानी कि मसीता वाली हेड से लेकर सतासर तक। ठीक है, और वितरिकाएं 345 किलोमीटर। और बच्चों सिंचित क्षेत्र हुआ 5.53 लाख हेक्टेयर। दूसरे चरण में राजस्थान फीडर नहर का काम पूरा हो चुका था, इसलिए मुख्य नहर की जो शेष भाग था उसका काम हुआ 256 किलोमीटर। और बच्चों वितरिकाएं 5780 किलोमीटर। और अब सिंचित क्षेत्र देखिए बढ़ चुका है 6.97 लाख हेक्टेयर में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन की हुई है। 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर नहर की लंबाई है। ये 189 किलोमीटर, ये किसकी लंबाई है, प्रथम चरण में जो मुख्य नहर का निर्माण कार्य हुआ है उसे हमने वो कितनी थी, 189 किलोमीटर थी। और बच्चों द्वितीय चरण में मुख्य नहर का जो बचा हुआ काम था 256 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 649 किलोमीटर। और बच्चों इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भाग अलग है। भाग के अंतर्गत हम 2 प्रकार से रखते हैं, राजस्थान फीडर नहर और मुख्य नहर। और चरण में हम इस प्रकार से बताते हैं कि प्रथम चरण में क्या क्या निर्माण कार्य हुआ और द्वितीय चरण में क्या क्या निर्माण कार्य हुआ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में। ठीक है बच्चों, परिचय हमने प्राप्त कर लिया, भागों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, चरण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जो इंदिरा गांधी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसका ढाल भी किस तरफ है बच्चों, पश्चिम की तरफ ही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ढाल है किस तरफ है, इसका ढाल पश्चिम की तरफ है। और ऐसी स्थिति में ये जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, तो ये ढाल है इसका पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो पूर्वी भाग है इसका, यहाँ पर पानी पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी नहर का क्या करना पड़ेगा, जल को लिफ्ट करना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, ऐसी नहरों को क्या कहते हैं, उत्थापक लहरें कहते हैं या फिर लिफ्ट कहते हैं। बच्चों लिफ्ट का शाब्दिक अर्थ तो आप जानते हैं कि उठाना।
तो बच्चों ये मुख्य नहर है। इस मुख्य नहर से पश्चिमी भाग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ढाल उस तरफ है, लेकिन ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जल को लिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लिफ्ट नहरों के बारे में, जिसे हम कहते हैं उत्थापक नहरें। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं पहली लिफ्ट नहर, ये है बच्चों चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कंवर सेन लिफ्ट नहर। मैप को हम थोड़ा सा जूम पे ले लेते हैं। ये देखिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये कंवर सेन लिफ्ट नहर, और बच्चों ये तीसरी लिफ्ट नहर आ गई है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। बच्चों ये सामान्य ज्ञान की दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रही पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। उसके बाद में आती है बच्चों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है, इसके बाद में ये है बच्चों करणी सिंह लिफ्ट नहर। इसके बाद में आती है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और बच्चों इसके बाद में आती है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से लेकर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर तक अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम टेबल के माध्यम से भी देख लेते हैं। थार मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 उत्थापक यानी कि लिफ्ट नहरें बनाई गई है। ठीक है बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि थार मरुस्थल का ढाल किस तरफ है बच्चों? पश्चिम की तरफ है। अब आपको दिशाओं का ज्ञान तो अवश्य होगा। ठीक है ना बच्चों, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो पश्चिम की तरफ होने से इस पूर्वी भाग में क्या करना पड़ेगा? जल को लिफ्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए ये नहरें क्या कहलाई? लिफ्ट नहरें कहलाई। और बच्चों 8 लिफ्ट नहरें हैं। यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के नाम लिखे हुए हैं, लिफ्ट नहर का पुराना नाम और लिफ्ट नहर का नया नाम। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम है गंधेली नोहर साहवा लिफ्ट नहर। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है उसका पुराना नाम है बीकानेर लूण करणसर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम है बांगरसर लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का नाम है पुराना कोलायत लिफ्ट नहर। ठीक है बच्चों, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर का पुराना नाम है फलोदी लिफ्ट नहर, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर का नाम है जोधपुर लिफ्ट नहर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 8 लिफ्ट नहरों के बारे में चर्चा की और हमने इनके नए नाम भी देखे और पुराने नाम भी देखे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे डेटाज आपकी पुस्तक से लिए हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव बुक है आपकी, तो आप उस बुक का यदि बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं इन वीडियोस के साथ में, तो बच्चों आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शाखा नहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, परिचय प्राप्त कर लिया, भाग देख लिए, चरण भी देख लिए और लिफ्ट नहरें भी देख ली, तो अब तो शाखा नहरें ही बची है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो इन शाखा नहरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम ये देखते हैं बच्चों, एक ये शाखा है रावतसर शाखा। ठीक है बच्चों, ये है रावतसर शाखा। इसके अलावा सारी की सारी जो लिफ्ट नहरें हैं वो किस तरफ है बच्चों? दाईं तरफ है। ठीक है, और एक लिफ्ट नहर है वो किस तरफ है? बाईं नहर है, बाईं तरफ है। ठीक है बच्चों, तो रावतसर शाखा जो कि हनुमानगढ़ में है ये बाईं तरफ है, बाकी सारी की सारी जो शाखाएं हैं वो किस तरफ है? दाईं तरफ है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं रावतसर शाखा। बच्चों ये है सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दातोर शाखा, बिरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी शाखाओं के बारे में देखा, एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं इन शाखाओं के बारे में। और बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रावतसर शाखा है ये बाईं तरफ है और बाकी सारी की सारी दाईं तरफ है। ठीक है, ये रही सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दातोर शाखा, बिरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा। ठीक है बच्चों, तो शाखाएं अलग है और लिफ्ट नहरें अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इंदिरा गांधी नहर से प्रमुख शाखा नहरें निकाली गई है जो निम्न है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इन शाखाओं के नाम लिखे हैं और इनके जिलों के भी नाम लिखे हैं। तो बच्चों रावतसर शाखा है हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ शाखा है श्रीगंगानगर में
और बच्चों अनूपगढ़ शाखा भी है श्री गंगानगर में। और पुंगल शाखा, इसे हम पुगल शाखा भी बोल देते हैं कई बार, बीकानेर में है। चारणवाला शाखा है बीकानेर में। दातोड़ शाखा है बीकानेर में। बिरसलपुर शाखा भी है बच्चों बीकानेर में। और शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा कहाँ है बच्चों? जैसलमेर में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये 4 जो शाखाएं हैं ये हो गई बीकानेर में, 2 जैसलमेर में, 2 श्री गंगानगर में और 1 हो गई है हनुमानगढ़ में। ठीक है बच्चों, तो आप इन सब शाखाओं को नोट कर लें। लेकिन बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मानचित्र, यदि आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी फैक्ट को रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसके लाभ के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हमें क्या क्या लाभ हुआ। तो बच्चों ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं से ना केवल वीरान मरुस्थल लहलहा उठा, बल्कि वहाँ पर मत्स्य पालन, सिंचाई सुविधाएं और बच्चों वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार आया। ठीक है बच्चों, वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ भी प्रारंभ हुई। इन सब के बारे में लिखते हैं बच्चों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% भाग वितरिकाओं के माध्यम से होता है। और बच्चों जो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाएं हैं वहाँ पर 3 लघु विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रही हमारे लाभों की सूची। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ। तो बच्चों पहला लाभ क्या है कि सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, लेकिन बच्चों जल के अभाव में कृषि कार्य नहीं हो पाता था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने के बाद में सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हुआ और बच्चों व्यावसायिक फसलों की भी पैदावार हो सकी। तीसरा बच्चों नए नगर व्यापारिक मंडियों की स्थापना हुई, पशुपालन मत्स्य पालन का विकास हुआ और वर्तमान ऊन व्यवसाय को भी लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, 9.5 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन संभव हो सका। और बच्चों जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ वो क्या हुआ? मरुस्थल पर नियंत्रण कर लिया गया। ठीक है बच्चों, वन क्षेत्र चारागाहों का विकास हुआ और बंजर भूमि का भी विकास संभव हो सका। ठीक है बच्चों, तो हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के परिचय, शाखाएं, भाग, लिफ्ट नहरें और उसकी शाखाओं के बारे में और उसके लाभों के बारे में चर्चा की। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो टॉपिक है बहुत इजी है, लेकिन ज़रूरत ये है कि आप मानचित्र बनाकर प्रैक्टिस करें कि मुख्य नहर कहाँ पे है, राजस्थान फीडर नहर कहाँ पे है। तो बच्चों आपको ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले भाग में हम मिलेंगे चंबल परियोजना के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।